क्या कॉज होगा, वो क्या क्या कॉज करेगी? हाइपरकेलेमिया। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से हमारे क्या रिलीज होना है? क्या रिलीज होना है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन ने हमारी सोडियम की एब्जॉर्प्शन करानी है और पोटाशियम की क्या एक्सक्रीशन करानी है बॉडी से। ठीक है, जब हमारा एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारा जो है एल्डोस्टेरोन जो रिलीज होगा, ठीक है, वो रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसकी वजह से हमारा सोडियम जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा पोटाशियम जो है वो रिटेन करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हाइपरकालेमिया हो जाएगा बॉडी में। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहाँ पे होती हैं? किडनी में होती हैं। ठीक है, यूरिनरी आउटपुट इन 70 मैन इज, तो ये 1.5 लीटर होता है। डिहाइड्रेशन विच इफेक्टेड नॉट, अब डिहाइड्रेशन किसको इफेक्ट नहीं करती? पीसीटी को। एनी हाउ आपके पीसीटी से जो वाटर की परसेंटेज 60% जो अब्जॉर्प्शन है 68% वो होनी ही होनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 105 आरबीसी स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन। तो आरबीसी स्वेल कब होगा? जब वो यूरिया 250 जो कि हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब आरबीसीज को रखेंगे तो वाटर क्या करेगा? मूव कर जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, वाटर मूव कर जाएगा सेल के अंदर। अगर आप हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल क्या करेगा? क्या करेगा सेल? एक्शन पोटेंशियल रिड्यूस इन एक्शन पोटेंशियल हाइपोनेट्रीमिया में रिड्यूस होती है। ठीक है, मुझे बताएं जब आप हाइपर, हाँ श्रिंक करेगा। ठीक है, अगर आप हाइपोटोनिक में रखेंगे तो स्वेलाइज करेगा, सॉरी सेल स्वेल करेगा। अगर आप हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल श्रिंक करेगा। सोडियम अब्जॉर्प्शन फंक्शन किसका है? एल्डोस्टेरोन का। ठीक है, अब 108 है, अ मैन स्मोकर है हैविंग हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन मतलब यूरिन की क्या है? ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है। ठीक है, वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से हाइपोनेट्रीमिया कॉज कर रहा है, डिल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कॉज कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या हमारे पास क्या हो जाएगा? इनएप्रोप्रिएट एडीएच, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। एडीएच किसका? एडीएच का काम ही वाटर एब्जॉर्प्शन करना है ना। वाटर एब्जॉर्प्शन वो ज्यादा करेगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देगा क्योंकि वाटर यूरिन से रिटेन हो रहा है। ठीक है, और वो वाटर जा कहाँ पे रहा है? हमारी बॉडी में जा रहा है। जब बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को कम करेगा ना, कम करेगा ना बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को। कम करेगा या ज्यादा करेगा? कम करेगा ना। जब कम करेगा तो आपको पास हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, ये डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है, वाटर नेगेटिव क्लियरेंस इज ड्यू टू, ये वाटर नेगेटिव क्लियरेंस भी जो है वो इंक्रीज एडीएच की वजह से होती है। किडनी बेस्ट मैकेनिज्म टू प्रिजर्व वॉल्यूम, तो ये क्या है? रेनिन सिक्रीशन से। पीएच डिफाइन एज नेगेटिव लॉग ऑफ एच हाइड्रोजन आयन। 112 है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाउ रेनल कंपनसेशन डन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रेनल कंपनसेशन कैसे होती है? इंक्रीज ग्लूटामाइन सिक्रीशन। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रेनल कंपनसेशन कैसे होती है? बाय इंक्रीज ग्लूटामाइन सिक्रीशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वन, व्हाट इज द रोल ऑफ द ईसीएफ। ईसीएफ क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ईसीएफ ने वही एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कैसे करना है? अगर सेल के इनसाइड किसी चीज की कमी हो गई तो उसको क्या कर दिया? उस आयन को सेल के अंदर भेज दिया। अगर किसी चीज की ज्यादती होगी तो उस आयन को बाहर भेज के सेल का इंट्रासेलुलर क्या रखा? इन्वायरमेंट क्या रखा? ही- मतलब जो सेल का इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है वो उसने नॉर्मल रखना है। ठीक है, अगर किसी आयन की ज्यादती हो जाएगी तो वो बाहर निकाल देगा, अगर किसी की कमी हो जाएगी तो वो अंदर कर देगा। वैसे ईसीएफ में ज्यादा क्या होता है? कौन से आयन ज्यादा होते हैं?
ईसीएफ में कौन सा आयन ज्यादा होता है? एरिथ्रोपोइटिन इज रिलीज बाय विच ऑर्गन, तो ये बताएं। इजी क्वेश्चन है ना। एरिथ्रोपोइटिन किससे, सब क्यों इतना लेजी हैं आज? डॉक्टर अक्सर नहीं है प्रेजेंट? चलें थोड़ा एक्टिव रहें, मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि आपको चीजें रिटेन हो। 115 द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलो फीडबैक इज, तो क्या है? डिक्रीज पेरिट्यूबुलर सोडियम कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि आपका ग्लोमेरुलो फीडबैक क्या कर रहा है? आपके जो है वाटर को रिटेन करवा रहा है। ठीक है, वाटर को रिटेन कराएगा तो आपका सोडियम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। 116 है डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो ड्यू टू, डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो किसकी वजह से? ड्यू टू हेमरेज। ठीक है, डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो ड्यू टू, तो क्या होगा? इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा 100 से पहले वाले नहीं है, 100 ऑन वाले ऑनवर्ड रिकॉर्डेड है। आपने सुने हैं तो मुझे बता दें नंबर उसका। ये वाले जो मैं करा रही हूँ ये रिकॉर्डेड है। 100, फर्स्ट 100 आपको नहीं रिकॉर्डेड अवेलेबल? क्या मतलब? कोई कह रहा है आप 200 है, कोई कह रहा है 100 से ऑनवर्ड है। कौन से रिकॉर्डेड आपको मिल गए हैं और कौन से आपके करने वाले हैं, मुझे बताते हैं। एग्जैक्ट फिगर। एनीवन? जो रिस्पॉन्ड करो ना। चले हम ये करते हैं, फिर देखते हैं क्या है और क्या नहीं। फर्स्ट से स्टार्ट करवाते हैं। ईसीएफ इज मेजर्ड बाय, तो ईसीएफ किससे मेजर्ड होता है? इन्युलिन से। ठीक है, अब आपने देखना है जो आपका टोटल बॉडी वाटर है वो कहाँ से, किससे मेजर होता है? टाइट्रेटेड वाटर से। ठीक है, टाइटेरियम हैवी वाटर या तो हैवी वाटर जो है ड्यूटेरियम। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है अपने 9th 10th में। और एंटी पायरन से। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर। ईसीएफ को मिस से याद रखना है। ईसीएफ किससे मेजर होता है? मैनिटोल से, इनुलिन से और सल्फेट से। ठीक है, प्लाज्मा किससे होता है? इवान ब्लू और राइजा से मेजर होता है। ठीक है, अब अगर आपने इंटरस्टिशियल करना है तो हमारे पास क्या है? प्लाज्मा हमें पता है इवान ब्लू या राइजा से होता है, मैनिटोल मिस से होता है। ठीक है, मैनिटोल सॉरी ईसीएफ मिस से होता है, मैनिटोल इनोलिन या सल्फेट से। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ईसीएफ को मेजर करके माइनस उसमें से प्लाज्मा करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा। और अगर आपने आईसीएफ करना है तो हमें पता है कि जो आईसीएफ है, टोटल बॉडी वाटर क्या है? आईसीएफ 2/3 और 1/3 ऑफ ईसीएफ। ठीक है, तो आपने क्या करना है? टोटल बॉडी वाटर को माइनस कर देना है ईसीएफ से, तो आपके पास आईसीएफ आ जाएगा। क्योंकि आपके पास दो चीजें डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती, वो कौन कौन सी हैं? दोनों आई वाली। इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं हो सकता,
ठीक है? उसको मेज़र करने के लिए आपको 2 अदर चीज़ों को मेज़र करना पड़ेगा, ठीक है? और क्या नहीं हो सकता? आईसीएफ डायरेक्टली मेज़र नहीं हो सकता। बाकी सबका तो आपको पता चल गया ना किस-किस चीज़ से मेज़र्ड हो सकते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ अबाउट तो हमारे पास क्या है टोटल बॉडी वाटर जो है वो 42 लीटर है, ठीक है? अब हमने कहा 2/3 है हमारे पास आईसीएफ और 1/3 है हमारे पास ईसीएफ, ठीक है? पेज नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, ठीक है? 40 तो उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास उनमें से 42 में से 2/3 28 हमारे पास आईसीएफ बन गया और डीसीएफ 14 बन गया, ठीक है? अब उसमें से भी हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ज़्यादा है और प्लाज़्मा कम है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास 10.5 बन गया और प्लाज़्मा जो है 3.5 बन गया, ठीक है? ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी इसी फिगरिंग से आता है, ठीक है? ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनी बाय तो किडनी ऑटो रेगुलेट कैसे करती है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म कौन-सा है? आप मुझे बताएँ? मैम मायोजेनिक एंड ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। हाँ जी, ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फैट बैग, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 शॉर्ट ट्रांजिएंट एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो हमारे पास क्या है? एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करानी है? क्या करानी है? वेज़ोकंस्ट्रिक्शन में हाँ वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। जी, वैसोकंस्ट्रिक्शन करनी क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच हार्मोन मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स तो अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों की बात हो ना तो हमें पता है कि जो एल्डोस्टेरोन है वो किसको मेनली किसको कराता है सोडियम को एब्जॉर्ब कराता है अब हमें ये भी पता है कि वाटर हमेशा किसको फॉलो करता है वाटर हमेशा सोडियम को फॉलो करता है ठीक है तो अब उसके जरिए इसने क्या किया सोडियम इज अ इलेक्ट्रोलाइट ठीक है उसको एब्जॉर्ब कराया ठीक है और साथ में वाटर को एब्जॉर्ब कराया तो दोनों को कौन करा रहा है हमारे पास एल्डोस्टेरोन करा रहा है ठीक है बाकी जो एंजियोटेंसिन है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं टीएसएच का इधर काम ही नहीं है कॉर्टिसोल का भी काम नहीं है और एडीएच सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब कराता है और किसी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं कराता ठीक है एरिथ्रोपोइटिन इज सेक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं और जो रेनिन है वो किससे सिक्रीट होता है वो जेजी सिक्रीट बाय जेजी सेल्स ठीक है जो प्रेशर जो है ना वो आपका सेंस कौन करता है जेजी सेल रेनिन रिलीज करते हैं जो आपके वॉल्यूम को सेंस करते हैं कि अब वॉल्यूम कम हो गया है अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया है वो कौन से माइकोला डेंसा सेल ठीक है जो क्वेश्चन नंबर 6 है सब्सटेंस हैविंग मोर प्रॉपर्टी देन इनुलिन इज थॉट टू हैव तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बहुत दफा जो है ना एसके इसमें आया हुआ है इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट एंड नेट सिक्रीशन रेट इसका इंपॉर्टेंट लिख लें आप मार्क कर लें रेनिन इज सिक्रेटेड बाय तो ये रिपीटेड जो रेनिन है वो जेजी सेल से सिक्रीट होता है मैंने आपको अभी बताया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इंक्रीज इन द रेनिन लेवल तो रेनिन लेवल अगर डिक्रीज स्ट्रेच ऑन द कार्डिक रिसेप्टर अगर डिक्रीज स्ट्रेच होगा ठीक है आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ डिक्रीज स्ट्रेच हुआ ठीक है सेंस किया माइकोला डिंजा ने क्योंकि माइकोला डिंजा के पास आपका वॉल्यूम कम गया ठीक है उसने क्या किया उसने आगे इलिसिएट किया किसको जेजी सेल्स को और वहां से क्या रिलीज हुआ रेनिन रिलीज हो गया ठीक है रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल persistently increase in तो रेनिन क्या इंक्रीज करता है malignant phase of the essential hypertension इन समर फास्टिंग मैन हैज कंसंट्रेटेड यूरिन अब कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों क्यों होगा क्योंकि अगर आपका यूरिन में से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रिटेन हो रहा है ठीक है आप डिहाइड्रेटेड हो ड्यूरिंग फास्टिंग ठीक है तो हमारा कौन सा एक्टिव हो जाएगा एडीएच हार्मोन एक्टिव होगा ना एडीएच क्या करेगा वाटर रिटेन कराएगा तो यूरिन हमारा क्या हो जाएगा कंसंट्रेटेड हो जाएगा ठीक है और हमारा फिर क्या होगा वाटर जो है एक्स्ट्रा वो हमारा रिटेन हो जाएगा बॉडी में क्योंकि बॉडी ने अपना जो है वो लेवल तो मेंटेन रखना है ना इस वजह से और यही वजह है आपके पास रमजान में बहुत सारे जो लोग हैं वो किडनी पेन के साथ या रिकरेंट यूटीआई के साथ आ रहे होते हैं क्यों क्योंकि जब आपका यूरिन कंसंट्रेटेड होगा तो उसमें क्या होगा बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी हम्म एक हमारा
किडनी का नॉर्मल फ्लोरा होता है ना, एक तो हमारा यूरिनरी सिस्टम का नॉर्मल फ्लोरा है। जब आपका यूरिन मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिसको आम जुबान में हमारे लेमैन्स कह रहे होते हैं कि गर्मी हो गई है मसाने की, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहा होता है उनकी किडनी, ठीक है? क्योंकि बॉडी में वाटर डिप्लीटेड हो जाता है, ठीक है? कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहा होता है। अब कंसंट्रेटेड यूरिन में बैक्टीरियल ग्रोथ, ओवर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से उनको यूटीआई हो जाता है, ठीक है? और फिर वो सारी बर्निंग मिक्सचुरेशन वाली उनकी हिस्ट्री होती है, वो आके देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है, एन 8-year-old पेशेंट प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद पेरीऑर्बिटल एडिमा। इसको अंडरलाइन कर लें। हिज लैब शोज प्रोटीन ग्रेटर देन 3.5। अब उसका जो यूरिन में प्रोटीन है वो क्या हो रही है, ज्यादा है, ठीक है? 3.5 है, ठीक है? तो प्रोबेबल क्या होगा, हाँ, एल्बिन यूरिया, मतलब आपकी एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन में आ रही है, ठीक है? और आपका सोडियम रिटेंशन हो रही है, ठीक है? जिसकी वजह से आपका पेरिऑर्बिटल एडिमा होता है। जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके ज्यादा जो एडिमा की कॉज सोडियम रिटेंशन की वजह से होती है, या तो फिर माइक्रो एल्बिनीमिया या प्रोटीन माइक्रोप्रोटीनीमिया, ठीक है? मतलब बॉडी में आपकी प्रोटीन की कमी हो जाती है और यूरिन में ज्यादती हो जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके अब प्रोटीन ने आपका क्या करना है, ऑनकोटिक प्रेशर बनाना है। प्रोटीन बनाती है ना ऑनकोटिक प्रेशर, और ऑनकोटिक प्रेशर आपके क्या करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। जब प्रोटीन लॉस होगा तो आपका ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, वाटर होल्डिंग पावर कम हो जाएगी, तो वाटर सेल से बाहर आएगा, ठीक है? जिसकी वजह से आपका एडिमा हो जाएगा। 12, आफ्टर स्वेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है? स्वेटिंग के बाद कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है? तो हमारे पास सोडियम है जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड मोर इन द आईसीएफ एज कम्पेयर टू द ईसीएफ। बताए मुझे, आईसीएफ में क्या होता है? हमने कहा है सेल इज द बैग ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम और आफ्टर मैग्नीशियम। आरटीए ड्यू टू हेमरेज पर्सन टू, जी, जो पर्सन है वो 2 लीटर ब्लड लॉस, डॉक्टर इजरा तो काफी दिनों बाद नहीं आई, विद पर्सन 2 लीटर ब्लड लॉस, ठीक है? द ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर्ड बैक, कैसे होगा? डीसी टी की वजह से। अब इसमें आपने ये देख लेना है कि हेमोरेज में जो बहुत इफेक्ट होता है। अब आप मुझे बताएं, हेमोरेज है, ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है? ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है? मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही।
आवाज़ आ रही है? चलिए 14 का एमसीक्यू नंबर 14 पे थे। आफ्टर आरटीए ड्यू टू हेमोरेज पर्सन विद 2 लीटर वाटर लॉस द ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर्ड बैक। अब इसमें 2 चीज़ें, इफ़ेक्ट कौन-सा होगा? हमने कहा 68% वाटर जो एब्ज़ॉर्ब होता है वो कहाँ पे होता है? पीसीटी पे होता है ना? एनी हाउ कुछ भी हो, इसने 68% वाटर एब्ज़ॉर्ब करना है। लेकिन अगर हेमोरेज हो गया, तो जब उसकी तरफ फ्लूइड उतना जा ही नहीं रहा, ठीक है? तो वो क्या एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा? हुँ? नहीं। नहीं कर पाएगा ना, तो इफ़ेक्ट कौन-सा होगा? पीसीटी होगा हमारा। हेमोरेज में इफ़ेक्ट हमारा किस पे होगा? पीसीटी पे, ठीक है? लेकिन जो डीसीटी है, उसपे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम ब्रिंग बैक टू। तो अब जब ब्लड वॉल्यूम ब्रिंग बैक लेके आएगा, तो वो किसके थ्रू लेके आएगा? वो डीसीटी के थ्रू लेके आएगा, ठीक है? वो कैसे लेके आएगा? बाय रास मैकेनिज़्म, ठीक है? 15 है वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियम थ्रू प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियम थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है? वाटर एंटर इनटू द सेल और वाटर अब्जॉर्ब अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू पोर्स। अब वाटर ने सेल के अंदर एंटर करना हो, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो किसके थ्रू होगा? पोर्स के थ्रू। अगर वाटर प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम के थ्रू जा रहा है, इंटरस्टिशियम को जा रहा है, तो वो फिल्ट्रेशन के थ्रू जाएगा, ठीक है? 16 है आफ्टर मैराथन रेस अ पर्सन लॉस 2 लीटर ऑफ द स्वेटिंग, ठीक है? फिर उसने 2 लीटर ही वाटर क्या किया? पी लिया, ठीक है? तो उसका क्या होगा? डिक्रीज़ इन ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, ठीक है? अब इसमें ना एक सीक्वेंस है और ये बहुत ही ना क्वेश्चन रिपीटेड भी है और बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन भी है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? इसमें क्या है कि आपका पहले किस पे इफ़ेक्ट आना है? मैम एचसीएफ ईसीएफ पे। वॉल्यूम पे। पहले आईसीएफ पे इफ़ेक्ट आना है, ठीक है आपका? ठीक है? उसके बाद आपका ईसीएफ पे इफ़ेक्ट आना है, ठीक है? इसका सीक्वेंस ये है कि आपका मैराथन में जब आप मैराथन में होंगे, ठीक है? तो आपकी क्या होगी? जो ऑस्मोलैरिटी है, अब आपने स्वेटिंग कर ली, ठीक है? स्वेटिंग हो गई आपको, उसके बाद आपने वाटर इनटेक किया उस स्वेटिंग को रिप्लेस करने के लिए, तो आपका क्या होगा? इंक्रीज़ आईसीएफ वॉल्यूम होगा, ठीक है? इंक्रीज आईसीएफ वॉल्यूम होगा, ठीक है? उसके बाद आपकी क्या होगी? डिक्रीज आईसीएफ ऑस्मोलैरिटी होगी, ठीक है? अब इंक्रीज आईसीएफ वॉल्यूम या ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज जो है आईसीएफ की, वो यहाँ पे कहीं पे आपको नज़र आ रही है? ऑप्शंस में नहीं नज़र आ रही, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? ईसीएफ। सेम ईसीएफ का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ ऑस्मोलैरिटी होगी, ठीक है? तो आपके पास उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली डी ऑप्शन जो है वो राइट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? और ये आपका रफ़ी का पॉइंट भी है, ठीक है? रफ़ी का पॉइंट भी है नेफ्रो में, आप इसको पढ़ोगे अच्छी तरह, ठीक है? अब क्या होता है इसमें पहले आईसीएफ पे इफ़ेक्ट क्यों होगा? देखो, जब आप वाटर स्वेटिंग आपको होती है, ठीक है? आपका जो वॉल्यूम है वो जाता है ईसीएफ से है, ठीक है? ईसीएफ से जाएगा ना, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास पीछे क्या है? आईसीएफ है, ठीक है? वाटर आईसीएफ से निकल के ईसीएफ में आ जाएगा, ठीक है? ईसीएफ ने तो अपना रिप्लेस कर लिया ना, डिप्लीट कौन हो गया? डिप्लीट कौन हो गया? आईसीएफ हो गया, ठीक है? डिप्लीट आईसीएफ हो गया। अब जब आप ऊपर से लोगे, तो जो चीज़ डिप्लीटेड होगी, अब वही कंपनसेट होगी ना पहले, इज़न्ट इट? बताएँ? ठीक है? तो इस तरह याद रखना है कि जब आपको स्वेटिंग होती है, तो ईसीएफ से वॉल्यूम पहले जाता है, ठीक है? जब जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास आईसीएफ है। आप आईसीएफ को ये कह देते हो कि अभी तुम अपना पानी मुझे दे दो, ठीक है? मैं जब पानी पीऊँगा तो पहले तुम्हें दूँगा, ठीक है? तो जब आप पानी पीते हो फिर आप पहले क्या करते हो? ईसीएफ पे आपका इफ़ेक्ट आईसीएफ पे आपका इफ़ेक्ट जाता है क्योंकि वो डिप्लीटेड पड़ा हुआ है आपके पास। आपने कंपनसेट करवा लिया उसको ईसीएफ के साथ,
ठीक है? तो इसको मतलब इस तरीके से याद रखोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? 17 है इन डायलिसिस पेशेंट एक्यूरेट क्लिनिकल वे ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ जीएफआर तो क्या है? क्रेट क्लियरेंस। देखें, जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है? जब वॉल्यूम मतलब इंक्रीज होगा तो सल्यूट पार्टिकल्स आपके कम होंगे उस जगह पे। होंगे ना? तो एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? जब आप वाटर पी लोगे, जब आपका डिप्लीटेड हो गया, जब स्वेटिंग होगी आपको, तब तो आपकी वहां पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा, ऐसा ही है ना? क्योंकि आपका फ्लूइड लॉस हो चुका है, ठीक है? ठीक है। जब आप पानी पी लोगे तो आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, मतलब पानी उस जगह पे चला गया। अब जो सल्यूट्स हैं उनकी उस पानी के कंपैरेटिवली सॉल्यूट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो वो क्या वो आपका सॉल्यूशन क्या लेस ऑस्मोलर बन जाएगा ना? बन जाएगा ना? तो इसी वजह से आईसीएफ का जब आपने सीक्वेंस लिखना है पानी पीने के बाद, ठीक है, ये स्टेटमेंट डिफरेंट तरह से आती है। कुछ ये आ जाती है कि स्वेटिंग के बाद क्या हुआ, ठीक है, उसका सिनेरियो अलग है। अब उसने ये कहा कि डिस्टिल्ड वाटर आपने पिया है उसके बाद, अब उसके बाद आपका ये होना है आईसीएफ का वॉल्यूम रेज्ड होना है। जब वॉल्यूम रेज्ड होगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम होगी ना? ठीक है, कम होगी ना? फिर अगर आपके पास वो ऑप्शन ना हो, अब आपने पानी पी लिया है, पानी पी लिया है तो आपने पानी को कहीं तो पहुंचाना है ना? कहीं तो पहुंचाना है ना? डिप्लीटेड तो आपका ईसीएफ भी था ही ना, जिसने आईसीएफ को कंपनसेट किया था। अगर आपके पास आईसीएफ वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है ऑप्शंस में, ठीक है, तो फिर आपने ईसीएफ पे जाना है। पहले उसका वॉल्यूम बढ़ाना है और वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। तो इसको अगर आप लोग जो है ना वो रीजन से याद करेंगे ना कि क्यों आप वॉल्यूम पहले बढ़ा रहे हो, क्यों ऑस्मोलैरिटी बाद में बढ़ा रहे हो, क्यों आईसीएफ को पहले बढ़ा रहे हो और ईसीएफ को बाद में कर रहे हो, तो फिर आपको ये सीक्वेंस नहीं भूलेगा। वरना आपको मतलब ये कंफ्यूजन कर देगा कि आईसीएफ पहले आना है या ईसीएफ पहले आना है। अब मुझे लगता नहीं है कि भूलेगा। इन डायलिसिस पेशेंट एक्यूरेट क्लिनिकल वे ऑफ मॉनिटरिंग जीएफआर तो ये करेक्ट क्लियरेंस है, ठीक है। जीएफआर मेजर्ड कैसे कहते हैं? इन्वोलिन से, ठीक है। जीएफआर एस्टिमेटेड क्लीन या क्लिनिकली आप मेजर करते हैं क्रेट से। एंडोजीनियस सब्सटेंस जो है टू मेजर जीएफआर तो वो क्रेट है। प्लाज्मा फ्लो के लिए पीएएच है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 18 है आरबीसी केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आरबीसी को रखा है तो वो पहले क्या करेगा? श्रिंक करेगा ना? श्रिंक करेगा, ठीक है। देन कंटेनिंग यूरिया, सॉरी, hypertonic solution containing urea, what will result? ठीक है, पहले वो श्रिंक करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने यूरिया में रख दिया तो वो स्वेल करेगा, क्योंकि पीछे हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था ना 250 में हाइपरटोनिक सोल्यूशन यूरिया में रखा था तो वो उसने स्वेल किया था, ठीक है। उसके बाद वो लाइस करेगा। 19 ये भी मशहूर जमाना क्वेश्चन है पुराने पूल में। अब चूंकि पुराना पूल आता नहीं है इतना, नए क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब वो, लेकिन फिर भी आप ये याद रखें कि ये मशहूर, ये दोनों मशहूर जमाना क्वेश्चन है 16 और 18, ठीक है। 19 है पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिक्रीज बीपी विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेक्रेट एंजाइम टू नॉर्मलाइज द बीपी। अब आपके पास जो है बीपी डिक्रीज हो गया और कौन से हैं जो एंजाइम रिलीज करता है? तो आपके पास रेनिन कौन रिलीज करता है? जे जी सेल्स, ठीक है। और आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या रिलीज करती हैं? इरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, हाँ जी, erythropoietin. ECF is different from the ICF in, अब ECF जो है वो ICF से डिफरेंट क्यों है? इन इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है, ऑर्गेनिक आयंस इनऑर्गेनिक आयंस की वजह से डिफरेंट है। 21 है आफ्टर आरटीए जीएफआर डिक्रीज इन पेशेंट केम विद एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, कॉज ऑफ द डिक्रीज जीएफआर, क्यों? क्योंकि डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड फ्लो, ठीक है, जब आर्टीरियल ब्लड फ्लो कम हुआ तो
जीएफआर ब्लड फ्लो से ही बनना है ना। ब्लड तो आपका ब्लीड आउट हो रहा है, ठीक है? तो आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो आपका जीएफआर कम हो जाएगा। बफर फाउंड इन द किडनी बट नॉट इन द प्लाज्मा, तो ये अमोनिया है, ठीक है? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फॉर्म, तो ये पीसीटी होती है। आपकी पीसीटी में हर चीज मैक्सिमम अब्जॉर्ब होती है, ठीक है? डिक्रीज्ड 24 है, डिक्रीज इन नर्व एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेबिलिटी इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से है? अब इसने क्या कहा है? नर्व एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेबिलिटी, ठीक है? तो इसमें क्या आ जाएगा? हाइपोकैलीमिया। अब आपने ये याद रखना है, जो हाइपोकैलीमिया है ना, वो क्या करेगा? डिक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, आप मुझे बताएं, जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन कौन करता है? कौन सा आयन है जो मेंटेन करेगा? कौन सा आयन है? पोटाशियम, पोटाशियम। ठीक है? अब पोटाशियम अगर ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो फिर पोटाशियम कम होगा, ठीक है? और अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? पोटाशियम ज्यादा होगा, ठीक है? उसके बाद जो हमारी हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या? डीपोलराइजेशन, वो कौन कॉज करता है? सोडियम। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है? सोडियम, तो अगर हाइपोनाइट्रीमिया होगा तो एक्शन पोटेंशियल क्या होगी? कम होगी। अगर हाइपरनाइट्रीमिया हो गया तो एक्शन पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा होगी। अब हमारे पास रह गया कैल्शियम। हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो तो हमें टेटनी होता है। आपने कहीं पढ़ा है कि कैल्शियम कम हो तो टेटनी होते हैं, हाइपोकैल्सीमिक टेटनी, ठीक है? होता है ना? तो क्यों होता है? क्योंकि एक्साइटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब कैल्शियम क्या है? अगर कैल्शियम कम होगा, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी होगी और टेटनाई आपके पास आएंगे, ठीक है? और अगर हाइपर कैल्सीमिया होगा तो डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी होगी, ठीक है? अब आपको ये सारे आइन याद हो गए हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात है तो आपको पता होना चाहिए वो मेंटेन कौन करता है? पोटाशियम। तो पोटाशियम को आपने बढ़ाना है या कम करना है? अगर डिक्रीज हो रहा है तो कम कर देंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ज्यादा कर देंगे। एक्शन पोटेंशियल की हाइट की बात आए तो आपको पता है कि डीपोलराइजेशन हमारा सोडियम कराता है तो उससे, ठीक है? और आपको पता है कि कैल्शियम हमारा अगर कम हो तो हमारे पास टेटनी होती है, ठीक है? तो अगर हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया है तो वो टेटनी एक्साइटेबिलिटी है ना, हमारे मसल जो है एक्स्ट्रा एक्साइट होंगे तो ही टेटनी कॉज करेंगे ना, उनकी कॉन्ट्रेक्शन होगी, ठीक है? तो इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, और अगर आपके पास हाइपरकैल्सीमिया है तो डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी, ठीक है? मोस्ट अबंडेंट ब्लड बफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास क्या है? अमोनिया। और हमारे पास जो प्योरली किडनी का बफर है वो कौन सा है? हमने पीछे क्वेश्चन किया, मुझे बताएं आप। अमोनिया। सही, इसका बायकार्ब है और वो अमोनिया है। इसका बायकार्ब है बी, ठीक है? उसका जो ब्लड का है ना, बी फॉर ब्लड बफर, बी फॉर बायकार्ब, ठीक है? 26 है, जीएफआर इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जीएफआर डिक्रीज प्लाज्मा क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे तो कम होगा, ठीक है? अब आपको ये पता है कि इंक्रीज जीएफआर कैसे होगा? ये आपके पास ये जो चीज है ना एक्सप्लेनेशन वाली, ये आपके पास रफी में भी है, फास्ट एड में भी है, ठीक है? और फर्स्ट एड में भी है, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इंक्रीज जीएफआर क्यों होगा? इंक्रीज जीएफआर होगा जब आपका आर्ट्रियोल डायलेट होगा, ठीक है? क्यों? आर्ट्रियोल जब डायलेट होगा आपके पास ब्लड फ्लो ज्यादा जाएगा, ठीक है? ऐसा ही है ना, ब्लड फ्लो ज्यादा जाएगा तो आपके पास क्या होगा? जीएफआर इंक्रीज होगा। आपका जो है इफरेंट कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। इफरेंट कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो आपका ब्लड जल्दी पास आउट नहीं होगा, वहां पे ठहरेगा। जितना वो ठहरेगा उतना मैक्सिमम किडनी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है? एब्जॉर्प्शन टाइम किडनी को ज्यादा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? जीएफआर रेज हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा या नहीं होगा?
ठीक है। और आपका डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? आपके वाटर को होल्ड करके रखती है। अगर वो कम होगी तो आपका जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। अब आपके पास क्या है? डिक्रीज जीएफआर। इसके ऑपोजिट आप पढ़ेंगे, एफरेंट की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो आपके पास क्या होगा? जीएफआर कम होगा। ठीक है। चलिए, हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे? अच्छा, अब इसका ऑपोजिट करेंगे तो आपको एट्रियोल जो है, एफरेंट एट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो जीएफआर कम हो जाएगा। क्यों? ब्लड फ्लो कम होगा। ठीक है। अगर डायलेशन हो जाएगी एफरेंट, तो उसके पास रुकने के लिए कम टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी पास आउट होगा। ठीक है। तो फिर भी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ठीक है। प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा? क्या होगा? होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर यूरिटर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी आपके पास, तो आपके पास क्या होगा? तब भी जीएफआर कम हो जाएगा। ठीक है। बाकी तीनों चीजें एक जैसी हैं, ओपोजिट हैं। ठीक है। सिर्फ यूरिटर कॉन्स्ट्रिक्शन है। और ये वाला क्वेश्चन मेरा ख्याल आया भी था। ठीक है। 27 है, ब्लड फ्लो ऑफ द रेनल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें। ठीक है। ब्लड फ्लो ऑफ द रेनल सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है क्या है, आप मुझे बताएं इसका आंसर। हाँ, माइक ऑफ मैंने किया था। ठीक है। उसके बाद 28 है, रेनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज बाय। तो किससे डिक्रीज होता है? रेनल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन से। विच हार्मोन वर्क ऑन द किडनी? बताएं मुझे, इनमें से डायरेक्टली वर्क ऑन किडनी पे कर रहा है? एल्डो, सोडियम, बाइकार्ब। ठीक है। और क्लोराइड। अब कैलकुलेट आपने एनाइन गैप करना है। एनाइन गैप क्या होता है? कि आपके पास जो है मैयड पॉजिटिव आइन, ठीक है, कैटाइन और माइनस एनाइन। ठीक है। तो आप क्या करोगे? कैटाइन आपके पास कौन कौन से हैं? सोडियम। ठीक है। और आपके पास कैटाइन कौन कौन से हैं? क्लोराइड एंड बाइकार्ब। ठीक है। तो 135 माइनस 5 प्लस 100, तो 105। ठीक है। अब 135 में से 105 माइनस किए तो आपके पास 30 आ गया। ठीक है। हाइपरकैलेमिया लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मैंने आपको बताया था, आपका हाइपरकैलेमिया आपको क्या फ्लैसिड पैरालिसिस कराएगा ना, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो फ्लैसिडिटी करवाता है हाइपरकैलेमिया। ठीक है। और स्पेस्टिसिटी कौन सा कराता है?
अच्छा, आप मुझे बताएँ, आपने कार्डियो की है ना पहले, तो जो आपका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक अरेस्ट कौन-कौन से कराते हैं? सिस्टोलिक अरेस्ट कौन कराएगा, डायस्टोलिक कौन कराएगा? किडनी एक्टिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो किडनी एक्टिवेट किसको करेगी? कैल्सीफेरोन। अब ये बात याद रखनी, किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करती है बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, और एक्टिवेट किसको करेगी? कैल्सीफेरोन, ठीक है। सिस्टोलिक सिस्टोलिक जो है वो आपका कैल्शियम से है, और आपका जो आपका डायस्टोलिक फेलियर है वो आपका पोटेशियम से है। 33 है पेशेंट ऑफ द एज्मा हैविंग फॉलोइंग एबीजीज। अब एज्मा का पेशेंट है, ठीक है, मतलब लंग प्रॉब्लम है, ठीक है। एबीजीज क्या है? एसिडोसिस है, 7.2। अच्छा, आपके पास क्या है? 7.2। एस्मा का पेशेंट है, एसिडोसिस है, 7.2, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? बाइकार्ब है। बाइकार्ब 26 है, जो कि रेज्ड है, ठीक है। बाइकार्ब रेज्ड है और हाइपर कैप्निया है, ठीक है। हाइपर कैप्निया है, तो एसिड बेस कौन सा प्रॉब्लम होगा? अब उसने आपको एस्मा की हिस्ट्री दे दी थी, तो ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्डोस्टेरोन एक्शन। तो एल्डोस्टेरोन का एक्शन क्या है? वो डिस्प्लेस करता है सोडियम को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेशेंट विथ रेयर अपर। अच्छा, कोई बच्चे ये कहते हैं 24 है, 22 टू 24, ठीक है, और कोई ये कहते हैं 26 है, सही है, और ये अपर लिमिट है बाइकार्ब की, ठीक है। A patient with this severe diarrhea infusion will be given to increase ECF, ठीक है, और decrease ICF causing plasma expansion। ये आपका रफी के लास्ट पॉइंट में से पॉइंट है, ठीक है। अब एक स्वेयर डायरिया के साथ आया है, स्वेयर डायरिया के साथ आया है, ठीक है। कंपनसेशन नहीं हो रही ना, क्योंकि कंपनसेशन अगर होती तो आपकी पीएच क्या होती? नियर टू नॉर्मल होती। अब ये नॉर्मल के नियर है। आपने कंपनसेशन के लिए पीएच को देखना होता है, बाइकार्ब्स को नहीं देखना होता, ठीक है। बाइकार्ब्स को आपने देखना होता है कि ये मतलब ये टू एक्सक्लूड आउट रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, ठीक है। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली, अब आपने ये देखना, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक में आपकी कंपनसेशन कौन कराता है? कार्बन डाइऑक्साइड कराती है, और रेस्पिरेटरी में आपकी कंपनसेशन कौन कराता है? बाइकार्ब कराता है। हमने ये पढ़ा कि बॉडी का जो फ्लूइड है, ठीक है, बफर है ब्लड का, वो है मेन बफर कौन सा है? बाइकार्ब है, ठीक है। ऐसा ही है ना? तो आपका जो है
आवाज आ रही है आपको? अब आई है। अच्छा। जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया एबीटीज का, वो एक्सप्लेनेशन होगी था या अंदर से कट होगी थी? अच्छा, मैंने ये बताया था कि कंपनसेशन आप तब कहेंगे जब पीएच जो है वो नियर टू नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। जो बाइकार्ब है या CO2 है, ठीक है, वो कंपनसेटरी एलिमेंट है, ठीक है। कंपनसेशन आप तभी कहेंगे जब आपकी पीएच जो है वो नियर टू नॉर्मल हो जाएगी उनके बढ़ने या कम होने से, ठीक है। अब कंपनसेटरी जो है, अगर रेस्पिरेटरी है तो उसमें कंपनसेशन कौन सा एलिमेंट कराएगा? आपका बाइकार्ब, जो कि मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, ठीक है। और अगर आपका रेस्पिरेटरी जो है, अगर आपका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ठीक है, बाइकार्ब का प्रॉब्लम है, तो आपकी कंपनसेशन कौन कराएगा? रेस्पिरेटरी, जो कि CO2 है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? अभी भी वॉइस कट हो रही है यार। दरअसल अचानक टाइमिंग वो जो है ना चेंज कर दी है, और इन इवनिंग में थोड़ा नेट इशू होता है। अब मुझे आज ये फर्स्ट डे था, तो कंपनसेट करें आप, तो कल तक मैं कोशिश करती हूँ, तो टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे कर लेते हैं यहाँ पे। नेट का मैं देखती हूँ, ठीक है। 34 है, एल्डोस्टेरोन एक्शन है, सो डिप्लेस ऑफ सोडियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल। पेशेंट 35 है, पेशेंट वाज फेयर डायरिया, ठीक है, विद फेयर डायरिया व्हाट इन्फ्लुएंस विल बी गिवन टू इंक्रीज ECF और डिक्रीज ICF। ये आपका रफी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि आपने ECF को इंक्रीज करना है, ठीक है, और आपने ICF को डिक्रीज करना है, ठीक है, एक्सपेंशन इक्विलिब्रियम के लिए। तो आपने क्या करना है, 1 लीटर ऑफ ये 3% सोडियम क्लोराइड, ये एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। उससे क्या होगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ना, वो कहाँ जाएगा? बताएं मुझे। आपने जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन दिया तो वो जाएगा कहाँ? ECF में या ICF में? अब यहाँ पे डिप्लीटेड वाली बात नहीं हो रही, इस वजह से आपने वो वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं लगाना। ECF में, ठीक है, ECF में जाएगा। अब ECF में जाएगा तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब ECF की हाइपरटोनिसिटी इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा ना। ठीक है, तो फिर ICF से आपका वाटर निकल के क्या आएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो है क्या हो गया? जो क्वेश्चन में उसने कहा कि ऐसा आपने सोल्यूशन देना है जो कि आपके ICF को ECF को इंक्रीज करे और ICF को डिक्रीज करे और आपकी प्लाज्मा एक्सपेंशन करे, ठीक है। तो वो हो गया, आपको टारगेट मिल गया, मिल गया ना आपको टारगेट, ठीक है। अब आपका क्या है, 36, वेसोप्रेसिन सिक्रेटेड इज इंक्रीज बाय, तो ये डिक्रीज जब प्रेशर होता है इन दी ब्राइट एट्रियम, ठीक है। जब प्रेशर ब्लड मतलब ब्लड वॉल्यूम आपका कम हुआ ना, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ऑटो रेगुलेशन के थ्रू आपका क्या हुआ, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुई। एंजियोटेंसिन 2 क्या है? वेसोप्रेसिन है, ठीक है। अब पेशेंट एबीजीज रिवेल्स आपकी क्या पीएच क्या है? 7.5। अब ये क्या है, ये अल्कलोसिस वाली पीएच है या एसिडोसिस वाली पीएच है? इंक्रीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ना, आपको CO2 का बताया हुआ है कि वो 40 है, ठीक है। वो 40 क्या है, नॉर्मल है या बढ़ी हुई है? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है, सही है। अब आपके पास क्या है, बाइकार बढ़ा हुआ है, ठीक है। जी। बाइकार बढ़ा हुआ है तो अल्कलोसिस हो रही है, तो ये क्या, बाइकार बड़ा है तो ये मेटाबॉलिक कॉज होगा या रेस्पिरेटरी कॉज होगा? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक कॉज होगा, क्योंकि जो बाइकार्ब है वो आपका डिनोट करे जो है वो मेटाबॉलिक कॉज को, ठीक है। अब वो बड़ा है, वो बड़ा है अकॉर्डिंग टू पीएच। अल्कोलोसिस कराते हैं ना, तो पीएच अल्कोलोसिस में गई है, ठीक है। अब उसकी कंपनसेशन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी चाहिए थी या कम होनी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी, बड़ी
नहीं बढ़ी, ठीक है, नहीं। वो नहीं बढ़ी, उसने कंपनसेट करने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है, और उसके नतीजे में आपके पास अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस आ गया, ठीक है। अगर ये बढ़ती लेकिन पीएच आपकी सेटल डाउन ना होती, CO2 बढ़ता, पीएच सेटल डाउन ना होती, तब आप इसको कंपनसेटेड कहते हैं या अनकंपनसेटेड ही कहते हैं? अनकंपनसेटेड ही कहते हैं, क्योंकि आपका इससे बढ़ने या कम होने से कोई अब आपको पता चल गया कि इसके बढ़ने या कम होने से आपके जो है ना पीएच पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर पीएच पे असर नहीं पड़ा तो वो अनकंपनसेटेड ही रहेगी, ठीक है, उसको आप कंपनसेटेड नहीं कहोगे, क्योंकि कंपनसेशन अगर वो कर रही है तभी कंपनसेशन कहलाएगी ना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका एमोनिया इज द यूरिनरी बफर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को होल्ड करके, ठीक है, NH4 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अनएब्जॉर्बेबल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 39 डायग्नोस्टिक, जो है फाइंडिंग ऑफ द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब मेटाबॉलिक की बात हो रही है और अल्कलोसिस की बात हो रही है, तो आप मुझे बताएं कट ऑफ वैल्यू क्या है बाइकार्ब ग्रेटर देन 24। बाइकार्ब ग्रेटर देन 24। अच्छा, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तो नॉर्मल है, डॉक्टर सादिया ने, ठीक है, 26 पे। अब इसके अकॉर्डिंगली वो नॉर्मल बन रही है? नहीं। और दूसरा, जब आप ये रफी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कट ऑफ वैल्यू आपको 24 दी हुई है, नॉट 26, ठीक है। कुछ लोग 26 को मानते हैं, लेकिन कट ऑफ वैल्यू आपकी 24 है, ठीक है। इस MCQ से आपको क्लियर हो गया। 40 है, प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ PAH इज यूज्ड टू मेजर द रेनल प्लाज्मा फ्लो बिकॉज, तो क्यों, इज फिल्टर्ड एंड सेक्रेटेड बट नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है। अब PAH आपका क्या है, रेनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स ऑस्मोलैरिटी। तो हमारे पास कौन सा हार्मोन है जो ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है? ADH, ठीक है, ADH। और जो वॉल्यूम को रेगुलेट करता है वो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज, अच्छा हम, हालांकि जो ADH है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, लेकिन वो रेगुलेट कर रहा है किसको, ऑस्मोलैरिटी को। एल्डोस्टेरोन अब्जॉर्ब मेनली करता है सोडियम को, लेकिन वो रेगुलेट किसको कर रहा है, वाटर को, सॉरी वॉल्यूम को। ऐसा क्यों है? हम्म अब हमने खुद ही कहा जो ADH है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब करा के वो किसको कम या ज्यादा कर रहा है, किसको कम या ज्यादा कर रहा है? हाँ, वाटर को एब्जॉर्ब करा के ऑस्मोलैरिटी को ही कम ज्यादा कर रहा है ना, क्योंकि अगर वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस और स्मॉलर हो जाएगा। अगर वाटर कम एब्जॉर्ब होगा तो मोर और स्मॉलर हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो एट द एंड हमारे पास क्या होगा, रेगुलेशन किसकी हो रही है, ऑस्मोलैरिटी की, ठीक है। और अगर आप एल्डोस्टेरोन में सोडियम को एब्जॉर्ब कराएं, ठीक है, उसके साथ वाटर भी जाएगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अब ये सोडियम और वाटर इक्वल परसेंटेज में जा रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑस्मोलैरिटी को कम ज्यादा नहीं कर रहा, ये वॉल्यूम को कम ज्यादा कर रहा है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर? तो कौन सा है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि यहाँ पे वाटर की जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस है, आपने अर्ली DCT ग्रेटर देन
थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर। 43 है द बेसिक फंक्शन ऑफ द किडनी, तो क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल का। सर्जन मोर क्यूरियस अबाउट द विच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बिफोर सर्जरी ऑन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स रिपोर्ट, तो किसके बारे में वो क्रूशियस है, आपके हाइपर कैलीमिया के बारे में, ठीक है। प्रोलॉन्ग डायरिया विल रिजल्ट, तो ये क्या करेगा, डायरिया कॉज करेगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। एक्यूट कौन सा कॉज करेगा, एक्यूट एसिडोसिस करेगा, ठीक है। और प्रोलॉन्ग अगर डायरिया है तो वो अल्कलोसिस कॉज करेगा, ठीक है। आवाज आ रही है। 46 है सिस्टोलिक प्रेशर इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में हाईएस्ट होगा, ये कार्डियो में हमने किया था, रेनल आर्टरी में, कार्डियो में ये किया है ना। पल्स प्रेशर आपकी डॉर्सालिस पीडियस फेमोरल पेप्लेटियल और एयोर्टा, और हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर रेनल में होता है, ठीक है। 47 है पर्सन लूसेस 2 लीटर ऑफ द स्वेट व्हाइल वर्किंग एंड ड्रिंक 2 लीटर प्योर वाटर, ठीक है। अब इसमें वही बात आ गई जो हमने पहले एक्सप्लेन की है ना। आपका क्या होगा, इंक्रीज आईसीएफ वॉल्यूम। अब उसमें ये वाले ऑप्शंस नहीं थे, या थे, इस वजह से हमने डिक्रीज ईसीएफ और स्मोलैरिटी लगाया था। अब आईसीएफ का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ है तो हम वो लगाएंगे, ठीक है। इंक्रीज सोडियम अपटेक इन द बॉडी ड्यू टू, तो इंक्रीज पोटाशियम अगर बॉडी में होगा तो एल्डोस्टेरॉन आपका हो जाएगा एक्टिवेट। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, पोटाशियम को एक्सक्रीट करेगा और सोडियम को रिटेन करा लेगा। हाइपोटोनिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन विच पार्ट, तो ये अर्ली डीसीटी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाह रही थी, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ था कि अर्ली डीसीटी जो है वो आपके पास जो है वो वाटर इम्परमिएबल है, ठीक है। और थिक लूप ऑफ हेनले जो आपके पास वो भी वाटर इम्परमिएबल है। जबकि आप जब फर्स्ट एड पढ़ोगे ना तो वाटर इम्परमिएबल सिर्फ थिक लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। थिक लूप ऑफ हेनले वाटर मतलब प्योरली इससे कुछ भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं होना होता, ठीक है। और जो आपकी अर्ली डीसी है, अब उसने कहा है हाइपोटोनिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये अर्ली डीसीटी, ठीक है। डिल्यूट यूरिन, अब यहाँ पे बताएं मुझे कि अर्ली डीसीटी क्यों आ रहा है, क्योंकि जब लूप ऑफ हेनले में आपका वाटर एब्जॉर्ब होना था वो नहीं हुआ, ठीक है, वो नहीं हुआ, सही है। तो आपका क्या हुआ, यूरिन क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया ना, हाइपोटोनिक हो गया ना। और आगे गया, आगे किसके पास गया, डीसीटी के पास। अब डीसीटी ने भी आपका वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया, आयन एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। तो फिर डीसीटी पे जाके थिक थिक जो वाला है लूप ऑफ हेनले, उससे वाटर क्या हो गया, उससे यूरिन क्या हो गया, ज्यादा हाइपोटोनिक हो गया ना, क्योंकि उसने भी आपके वाटर की बजाय और आयन जो है वो कर लिए अब्जॉर्ब, आयन अब्जॉर्ब कर लिए, वाटर उसने भी अब्जॉर्ब नहीं किया। तो जो रहते को बचते आयन थे वो भी आपके डीसीटी ने जो है वो अब्जॉर्ब कर लिए, तो यूरिन को क्या कर दिया, मोर हाइपोटोनिक। तो अगर वो आपसे ये पूछे कि मोर हाइपोटोनिक कौन सा मतलब फ्लूइड कहाँ पे होगा, ये यूरिन कहाँ पे होगा, तो वो अर्ली डीसीटी में होगा, ठीक है। ठीक लिम में नहीं होगा, ठीक है। और अगर अर्ली डीसीटी ना दिया हो, सिर्फ डीसीटी दिया हो, तो फिर आप थिक लिम को प्रेफर करेंगे, ठीक है। फिर आप थिक लिम को पहले लगाएंगे, ठीक है। समझ आ गया ये प्रोसीजर, मतलब ये इसके एमसीक्यू के पीछे की क्या स्टोरी है। 50 है a man was taken to the high altitude there where after 10 days patient ABG sample taken। अब हाई एल्टीट्यूड पे उसका पेशेंट का एबीजी सैंपल लिया है। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी, ऐसा ही है ना। हम्म, ऑक्सीजन कम होगी ना, ऑक्सीजन कम होगी तो बंदा क्या करेगा, हाइपरवेंटिलेट करेगा, हाइपरवेंटिलेट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वॉश आउट होगी, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, रेस्पिरेटरी क्या होगा, अल्कलोसिस होगा।
ऐसा ही है ना, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा। अच्छा, अब ये इनिशियल होगा, ठीक है। अब जब आपका रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाएगा तो फिर आपकी बॉडी उसको क्या करवाएगी, कंपनसेट कराएगी, और वो क्या करेगी फिर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराएगी, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराएगी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। अब उसने यही बोला है ना कि 10 डेज आफ्टर, ठीक है। तो 10 डेज आफ्टर उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला फेज चल रहा होगा, कंपनसेटरी फेज चल रहा होगा, ठीक है। थर्स्ट इज इंक्रीज्ड बाय, तो थर्स्ट किससे इंक्रीज होती है, एंजियोटेंसिन 2 से, ठीक है। क्योंकि थर्स्ट क्यों, क्योंकि जब हमारी बॉडी में वाटर कम हो जाएगा, ठीक है, वाटर कम हो जाएगा तो हमारी थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थर्स्ट इंक्रीज होगी जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, बीपी कम होगा, आपकी एंजियोटेंसिन इंक्रीज होगी या ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी, ठीक है। To calculate plasma osmolarity, sodium concentration is multiplied by with 2 because of, तो क्यों, anion की वजह से, ठीक है। Which condition leads to hypokalemia? मेटाबॉलिक जो है आपकी पीएच क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाइपोकलीमिया में क्या होती है, अल्कलोसिस होती है या एसिडोसिस होती है। पीएच इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एसिडोसिस अल्कलोसिस एसिडोसिस होगी, ठीक है। पीएच इंक्रीज होगी ना, हाइपोकलेमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया आपकी एसिडोसिस कराता है, आप ये कह रही हैं। जी। ये क्वेश्चन है विच कंडीशन लीड्स टू हाइपोकलीमिया, ठीक है। आपकी इंक्रीज पीएच अल्कलोसिस, ठीक है, आपकी हाइपोकलीमिया। अब आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़े, हाई पीएच मींस लो आयन, ठीक है, इन द ब्लड टू कंपनसेट। अब हाई पीएच है, इसका मतलब ये है कि आपके पास लो H प्लस आइन है, ठीक है। H प्लस आइन क्योंकि आपका एसिडोसिस कॉज कराता है, सही है। टू कंपनसेट दीज H प्लस आइन, आपने क्या करना है, ब्लड से रिमूव करना है इनको, ठीक है। फ्रॉम सेल विल मूव टू ब्लड, सॉरी, ब्लड के अंदर मूव कराना है इन एक्सचेंज ऑफ क्या, एक्सचेंज ऑफ क्या, पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम आप ब्लड से लेके सेल में जाओगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, सही है। जब आपकी पीएच ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपकी बॉडी में हाइपोकैलेमिया होगा टू कंपनसेट दैट पीएच, ठीक है। हमें पता है कि हम रिंगर लेक्टेरी में आपने हाउस जॉब की होगी, तो हम ये पेशेंट को चेक करते हैं तो कहते हैं कि इसको थर्ड स्पेसिंग होगी है, जैसे एंटेरिक फीवर में अगर रप्चर हो जाए तो थर्ड स्पेसिंग हो जाती है, ठीक है। तो हम कौन सा फ्लूइड सर्जरी में ज्यादा दे रहे होते हैं, कौन सा दे रहे होते हैं सर्जरी में, हाउस जॉब में, सब बच्चे हाउस जॉब करके आए होंगे, रिंगर। हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर सीन इन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे चलें। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डायलिसिस, तो क्रेट क्लियरेंस बेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद अब CO2 44 है, ये क्या है, बढ़ी हुई है या अपर लिमिट पे है, नहीं, ठीक है। जो पीएच है वो 7.3 है, ठीक है। उसके बाद आपका बाय कार्ब जो है वो कम है। अब बाय कार्ब जो है आपकी पीएच को डिफाइन कर रहा है, बाय कार्ब का कम होना एसिडोसिस है, ठीक है। और पीएच आपकी कम है, ठीक है, एसिडोसिस की तरफ है। तो बाय कार्ब को डिफाइन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, आपका बाय कार्ब, मतलब पीएच, आप पीएच को डिफाइन कौन कर रहा है, बाय कार्ब। इन कंपनसेशन आपका, इन कंपनसेशन आपकी CO2 कम होनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि नहीं हुई, नहीं हुई ना। तो ये आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है, अनकंपनसेटेड है या कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड,
ठीक है। अब अनकम्पनसेटेड यहाँ पे है नहीं, वरना ये अनकम्पनसेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द एट्रियल ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट डिक्रीजिंग द एट्रियल ऑक्सीजन का जो है वो टेंशन, तो ये CO पॉइजनिंग है। ये आपने पल्मों में ये क्वेश्चन किए है ना। उसके बाद हमारे पास 59 है, विच वन डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी के साथ रेगुलेट कौन करता है? ADH. Erythropoiesis is mainly stimulated by erythropoietin. ठीक है। प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर मेजरली ड्यू टू, तो क्या है? प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरली किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीजेस विल डिक्रीज, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज होगा जब प्लाज्मा क्लोराइड ऑस्मोस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, 5 बजने वाले हैं, हम ये जल्दी-जल्दी करते हैं क्योंकि हमने पहले आगे वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है? तो इसको जल्दी-जल्दी करते हैं ताकि आप जो है ना वो अब जो आपने रिकॉर्डेड है वो नहीं करनी, इसके बाद आपने 100 जो MCQ है ना वो खुद सॉल्व करने हैं। कल मैं वो पूछूँगी, ठीक है? क्योंकि आगे जो है वो ज़्यादा रिपीटेड हैं, फिर कल हम एंड वाले करके तो आपकी क्योंकि नेफ्रो के 3 डेज़ हैं, इस तरह अगर हम करेंगे तो फिर हमारी पैथो रह जाएगी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइमरी डिहाइड्रेशन विल हैव, तो क्या होगा? इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन जब होगी तो फ्लूइड लॉस कहाँ से होगा? ECF से होगा, है ना? ECF का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा जो पहले हमने पढ़ा, ECF पे इफेक्ट होगा ना, ECF का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ECF का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यही वजह है कि ICF का फ्लूइड जो है वो ECF में आएगा, ठीक है? और जब आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट करोगे तो वो डिप्लीटेड एरिया में जाएगा जो कि ICF है, ठीक है? समझ आ गई? अब ये दोनों तरीकों से आपको समझ आ गई। वहाँ पे उसने फ्लूइड के तरीके से पूछा हुआ था, यहाँ पे प्राइमरी डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो आपने ECF को प्रेफर करना है, ठीक है? 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी, तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कौन करेगा? आपका वेसोप्रेसिन ADH, ठीक है? वाटर को एब्जॉर्ब करा के। एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्ब ऑकरिंग, तो ये PCT और CD में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SKS का क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द ECF एंड ICF, तो क्या है? ICF की क्या होती है? पीएच लेस होती है, ठीक है? हमने पीछे क्वेश्चन किया था ECF का ICF से डिफरेंस, तो वो क्या होते थे? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। आयंस। किया है ना क्वेश्चन, ठीक है? अब ये उसने ICF का ECF से डिफरेंस पूछा है, ठीक है? वो ECF का ICF से डिफरेंस था। फ्री वाटर क्लियरेंस रेगुलेटेड बाय, तो ये ADH से है, ठीक है? और नेगेटिव वाटर क्लियरेंस भी, नेगेटिव वाला भी हमने किया ना, वो भी किससे है? ADH से, ठीक है? 68 है, पेशेंट विद द यूरिन ऑस्मोलैरिटी 1200, ठीक है? 1200 है। अब यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सीरम ऑस्मोलैरिटी उसकी 220 है, ठीक है? नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 300 टू 320, ठीक है? अब सीरम ऑस्मोलैरिटी उसकी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। व्हाट इज़ द कॉज़? तो क्या कॉज़ होगा? ADH रिलीज़ होगा, बहुत ज़्यादा वाटर अब्ज़ॉर्ब करा रहा है, इस वज़ह से यूरिन की ऑस्मोलैरिटी उसने कम ज़्यादा कर दी और वाटर की ऑस्मोलैरिटी कम कर दिया। अच्छा, 69 है, पेशेंट हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है ना? पीएच कम है, ठीक है? और बाइकार्ब आपके क्या है? नॉर्मल है, ठीक है? अब आप मुझे बताएँ, पीएच कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना क्या है? एसिडोसिस है। एसिडोसिस है ना कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ठीक है? और पीएच उसको डिफाइन कर रही है, वो भी एसिडोसिस वाली है, ठीक है? तो कॉज़ क्या हो गया? प्रॉब्लम कहाँ हुई? रेस्पिरेशन में, ठीक है? रेस्पिरेटरी, ठीक है? अब आपको ये पता चल गया कि ये रेस्पिरेटरी कॉज़ है या मेटाबॉलिक कॉज़ है, ठीक है? रेस्पिरेटरी कॉज़ आ गया। उसके बाद बाइकार्ब आपका बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा, ठीक है? कंपनसेशन की उसने? नहीं बढ़ा, उसने कंपनसेशन नहीं की, ठीक है? तो आपके पास क्या हो गया? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, सही है? एरिथ्रोपोइटिन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो ये हाइपॉक्सिया से स्टिमुलेट होती है और जब ये स्टिमुलेट होती है एरिथ्रोपोइटिन, तो ये किसको स्टिमुलेट करती है? एरिथ्रोपोइसिस को। रेनल करेक्शन ऑफ द हाइपरकैलेमिया लीड टू, तो ये क्या है? हाइपरकैलेमिया की रेनल करेक्शन। अच्छा, अब हाइपरकैलेमिया है, ठीक है? हाइपरकैलेमिया है तो रेनल करेक्शन जब होगी तो हाइपर
रिडक्शन लीड्स टू एसिडोसिस। ठीक है, हमने ये पीछे पढ़ा, हाइपोकैलिमिया था, पीएच एल्कलोसिस थी। ठीक है, हाइपरकैलिमिया पीएच एसिडोसिस। ठीक है, पढ़ा है ना पीछे ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। 72 वट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर यूरिन कल्चर, तो ये CALD अगार विद 1 ml यूरिन। ठीक है, 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज GFR। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या कौन सा आंसर बनता है बताएं। ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड बाय, तो ग्लोमेरुलस किससे बनता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्डोस्टेरोन एक्ट, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डो, डी उसके थर्ड लेवल पे है। ठीक है, थर्ड डिजिट है डी उसका, तो ये किस पे होगा, किस पे होगा, एल्डो, डी थर्ड लेवल पे है। ठीक है, तो इसमें पहले आपके पास क्या आ जाएंगी, CCT ग्रेटर देन DCT। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाएगी CD, और अगर ADH होता तो D सेकंड पे है। ठीक है, D सेकंड पे है तो इसका फिर CD आता, यहाँ पे CD भी D सेकंड पे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंक्रीज GFR ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ऑनकोटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो GFR क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, GFR is measured by तो CRET, सॉरी इन्युलिन, वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा फिल्टर पर यूनिट टाइम, तो ये फिल्ट्रेशन रेट है। ठीक है, अब उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा फिल्टर पर यूनिट टाइम मतलब आप किसी चीज का रेट निकाल रहे हो। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन रेट है, ये आप ना फर्स्ट एड में पढ़ोगे, रेट, फिल्ट्रेशन रेट और फिल्ट्रेशन लोड, लोड मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और जो है वो GFR को डिवाइड बाय रेनल प्लाज्मा फ्लो के साथ, RPF के साथ। अगर GFR को RPF के साथ डिवाइड कर दोगे तो वो आपका रेट निकल आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फिल्ट्रेशन लोड निकल आएगा। ये आप फर्स्ट एड में पढ़ोगे। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द GFR तो क्या है, 125 ml पर मिनट। एंजियोटेंसिन शॉर्टेस्ट फंक्शन क्या है, एट्रियोलो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि उसने एंजियोटेंसिन 2 ने क्या कराना है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या वेजोप्रेशन है ना वो, सॉरी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करानी है उसने, वेजोप्रेशन तो ADH है ना। रेगुलेटेड डिस्टल DCT। ठीक है, DCT क्या करेगा, कन्फर्म्स करेगा फाइनल कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, फाइनल कंपोजिशन ऑफ द यूरिन, कि यूरिन को आपने कंसंट्रेट करना है, जो है वो उसको डाइल्यूट करना है या क्या करना है। तो 82 है, बाय इंक्रीजिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन विच फंक्शन इज टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कौन सा फंक्शन टेस्ट किया जाता है, कंसंट्रेशन। A young patient presented with the high glucose कसमल ब्रीदिंग। ठीक है, कसमल ब्रीदिंग है, ये कसमल ब्रीदिंग आपकी किस में आती है, DKA के पेशेंट में आती है। ठीक है, DKA के पेशेंट में अनकॉन्शियस है, यूरिनरी कीटोन, तो ये DKA का ही केस हो गया ना, DKA का केस हो गया, तो उसमें क्या होती है, एसिडोसिस होती है। बफर क्या होता है आपका, बाइकार्ब होता है, ब्लड बफर मेन कौन है, बाइकार्ब। विच चेंजेस आर सीन इन द पेशेंट हु इज गिवन 1 लीटर ऑफ द नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन दिया हुआ है तो उसने क्या करना है, आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज कर देना है। कैसे, क्योंकि वाटर अगर ज्यादा है तो वो यूरिन के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट होगा, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी तो खुद ही डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाइपरकैलिमिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये एसिडोसिस, हाइपो अल्कलोसिस, हाइपर एसिडोसिस। ठीक है, इन स्वेयर हाइड जो है डिहाइड्रेशन, द फॉलोइंग चेंज इन डिहाइड्रेशन में क्या होगा, ECF क्या हो जाएगा, हाइपर टॉनिक हो जाएगा, और इसकी कंपनसेशन में कहाँ से फ्लूइड आएगा, सोडियम लेवल इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरोन। पीएच इज टू मेजर रेनल प्लाज्मा फ्लो, PAH रेनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन शुड एक्सक्रीटेड पर डे ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, तो कितना है हमारे पास 500 ml।
lymph flow decrease by the increase oncotic pressure. In chronic respiratory acidosis, what is normal? क्या होगी? पीएच आपकी नॉर्मल होगी क्योंकि क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपकी रेनल कंपनसेशन होगी, ठीक है, वो इंक्रीज बाय कार्ब रीअब्जॉर्प्शन कर देगी, तो पीएच जो है आपकी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन आपकी क्या डिक्रीज करता है ना, जीएफआर पढ़ा ना हमने, बताएं मुझे, रिस्पॉन्ड करें। यस। इन समर फास्टिंग कंसंट्रेटेड यूरिन, क्यों? क्योंकि एडीएच जो है वो इंक्रीज होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड इन, तो ये क्या कहा, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जो है वो कन्वर्ट होती है, और एक्टिवेट कौन सी होती है, एंजियोटेंसिन 2 लंग्स में एक्टिवेट होती है, ठीक है। 95 है काउंटर करंट एक्सचेंजर मैकेनिज्म इन द किडनी, तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ द वाजारेक्टा, और ये होती है मतलब काउंटर करंट मल्टीप्लायर हम किसको कहते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग थिंग लूप ऑफ एनले और असेंडिंग लूप ऑफ एनले। अब डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग जो है आपकी क्या करती है, वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो आपकी लूप ऑफ एनले है, और ये एक्सचेंजर, सॉरी ये एक्सचेंजर की बात हो रही है, तो एक्सचेंजर वाजर एक्टा है, और मल्टीप्लायर कौन से हैं, लूप ऑफ एनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले क्या करती है, आपका वाटर सारा एब्जॉर्ब करती है, और असेंडिंग क्या करती है, वो आपका आयन सारे एब्जॉर्ब करती है, वाटर को इनपर्मिएबल होती है, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, एक ग्रेडियंट जो प्रोड्यूस कर देती है, एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर देती है, जो कि हाँ जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और जो आपका काउंटर करंट एक्सचेंजर है वो वाजा रेक्टा है, एक्सचेंजर वाजा रेक्टा है, मल्टीप्लायर कौन से हैं, लूप ऑफ हेनले है, ये बात याद रखनी है आपने। मेन एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन तो क्या है, मेंटेन सोडियम एंड पोटेशियम इन द बॉडी, अमाउंट इफ सब्सटेंस फिल्टर्ड पर मिनट माइनस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट अपेयर इन यूरिन, तो ये क्या है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द ट्यूबुलर फ्लूइड ऑफ पीसीटी और डीसीटी, तो क्या है इसमें, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन इन डीसीटी एज कंपेयर टू पीसीटी, ठीक है। इन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट in syndrome of apparent mineralocorticoid excess AML AME, what will be present, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा ना, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, एल्डो ज्यादा होगा तो क्या होगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन होगी, सोडियम के साथ वाटर भी जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगी, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। Dehydrated patient which iron immediately help in the compensation, तो सोडियम आयन है जो हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। 100 हमारे हो गए हैं, 100 से ऑनवर्ड आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, ऐसा ही है ना, 100 से ऑनवर्ड जितने रिकॉर्डिंग हो वो ठीक है। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आप एटलीस्ट 250 तक सॉल्व कर लें, ठीक है, फिर आगे हमारे पास 150 रह जाएंगे, सही है, वो हम करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड अगर आपके पास 200 भी हैं तो 50 आपने खुद से करने हैं, ठीक है। हाँ तो आपने फिर 250 खुद से रिकॉर्डेड जो है वो कर लेने, फिर कल हम ये करेंगे, इसमें आगे आपको मोस्टली रिपीटेड ही मिलेंगे, जितने भी एक्सप्लेन करने वाले थे वो मैंने आपको कर दिए हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कोई, चलो फिर बंद करें। 2 दिन मेरी जगह क्लास ली थी, मतलब डबल ए की, डॉक्टर हमजा ने, एनीवन, आपकी डबल ए की क्लास नहीं हुई कल? हुई थी। अच्छा, अच्छा कोई और डॉक्टर थी, चलो ठीक है। तो कल में होगी आपकी,
कुछ रहता तो नहीं है? अगर कुछ रहता है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर हम अरेंज करके उसका कर लेंगे, ठीक है? ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाई, तो उसकी वज़ह से अगर आपका कुछ भी लॉस हुआ हो, तो आप फ्रीली मुझे बता सकते हो कि हमारा रहता है, तो आप जो है ना वो हमें करा दें, हम टाइम अरेंज करके कर लेंगे, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफ़िज़।